हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और मित्रों, आज हम देखेंगे इस लेक्चर में 40 क्वेश्चन जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित होंगे। तो CDP चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित होंगे 40 क्वेश्चन। यह प्रैक्टिस सेट आने वाली जो टेट की परीक्षा है, टेट की परीक्षा, CTET और बिहार टेट तथा अन्य जो परीक्षाएं टेट के हैं, चाहे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, UP और CTET की जो परीक्षाएं होती हैं उनके नज़र में यह क्वेश्चन लिया जा रहा है। सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। और दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी एक सकारात्मक गुण है, क्योंकि यह एक गुण सकारात्मक कहलाता है। क्यों यह एक गुण सकारात्मक कहलाता है? परिवेश का प्रभाव, ए है परिवेश का प्रभाव, और बी है हावधोर्न का प्रभाव का नियम, डी है प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वह है ए। तो परिवेश के प्रभाव के कारण। दूसरा क्वेश्चन है, रमेश और अंकित की सामान्य बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु होगी 9 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष। और इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है सी, 12 वर्ष होगी। तो यदि बुद्धि लब्धि 120 है, यदि अंकित की आयु रमेश से 2 वर्ष छोटी है, 12 है, तो इस प्रकार से जो रमेश की मानसिक आयु होगी वह होगी 12 वर्ष। आपको पता है कि कैसे निकाला जाता है मानसिक आयु, और मानसिक आयु अपान तैथिक आयु इंटू 100। तो IQ निकाला जाता है इस प्रकार से, मानसिक आयु अपान तैथिक आयु इंटू 100। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन असतत चर का उदाहरण नहीं है? आयु, लिंग, वैवाहिक और आवासीय स्थान। तो आपका जो तीसरे में सही आंसर है वह ए। तो असतत चर का उदाहरण नहीं है आयु, एज। नेक्स्ट आते हैं चौथा क्वेश्चन। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली, और डी है लिखित परीक्षा। तो आपका जो इसमें सही आंसर है वह है बी मतलब अवलोकन। तो अवलोकन आपका सही आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता का आकलन का सही रूप है अवलोकन। पांचवा क्वेश्चन है, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय में किया जाता है, यह कहलाता है। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय में किया जाता है, कहलाता है नैदानिक मूल्यांकन, और बी है फॉर्मेटिव मूल्यांकन, सी है प्लेसमेंट मूल्यांकन, और डी है संकलित मूल्यांकन। तो आपका जो इसमें सही आंसर है वह है बी मतलब फॉर्मेटिव मूल्यांकन। तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन आपका सही है। तो कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का जो प्रकार है अनुदेशन के समय,
वह है फॉर्मेटिव मूल्यांकन। तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन आपका बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 60वें क्वेश्चन पर। निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है? निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है? न्यूटन के गति के नियम की चर्चा करें, न्यूटन के गति के 3 नियमों की व्याख्या करें, न्यूटन के गति का नियम क्या है, न्यूटन के गति के नियम पर एक लेख लिखें। तो आपका जो इसमें सही है वह है बी वाला। तो न्यूटन के गति के 3 नियमों की व्याख्या करना निबंधात्मक प्रश्नों के लिए सबसे अच्छा प्रश्न जो होगा, न्यूटन के गति के 3 नियमों की व्याख्या करना होगा। तो आप 3 नियमों की व्याख्या कर दीजिए, निबंधात्मक प्रश्न के लिए आपका सही आंसर होगा। 7वां है, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का मुख्य कारण है, तो किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, उपरोक्त सभी पास पड़ोस का वातावरण। तो यहाँ पर डी यहाँ होना चाहिए था नीचे। यहाँ पर डी होना चाहिए था। जो 7वें में आपका सही आंसर है वह है डी, सभी जो हैं सही आंसर होगा। तो बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का परिवार का वातावरण भी हो सकता है। परिवार का वातावरण जैसा होगा, मान लीजिए परिवार में किसी प्रकार की समस्या है, मारपीट, माता पिता का अच्छा संबंध न होना, और कक्षा का वातावरण, कक्षा में अध्यापक का व्यवहार सही न होना, और बच्चों को किसी प्रकार से चिढ़ाया जाना या किसी अन्य प्रकार से अस्वस्थ हो सकता है। और पास पड़ोस का वातावरण भी, पास पड़ोस के लोग कैसे उससे व्यवहार करते हैं, किस प्रकार की स्थिति है, कैसे बस्ती है, आदि प्रकार का वातावरण बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण हो सकता है। तो आपका इसमें सभी आंसर सही है, उपरोक्त सभी, डी द करेक्ट आंसर। 8वां है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे योगदान करती है परिवार, विद्यालय और पड़ोस, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 8वें में जो करेक्ट आंसर है वह ए। तो परिवार जो है सबसे अधिक सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण के समय योगदान करती है। तो परिवार आपका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष के बीच, 7 से 11 वर्ष के बीच, 11 से 15 वर्ष के बीच। बिहार टेट में पूछा गया है 2011 में। अब इसमें आपका जो सही आंसर है वह है सी, 7 से 11 वर्ष के बीच पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर घटित होता है। मूर्त संक्रियाओं का घटित होता है क्रिया। 10वां क्वेश्चन है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है? बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है परिवार का वातावरण, आर्थिक प्रभाव, अनुशासनहीनता, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो आपका इसमें जो सही आंसर है वह ए। तो परिवार का जिस प्रकार से वातावरण होगा उसी प्रकार से बच्चा बनेगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आसपास के जो पड़ोस के वातावरण को भी हम शामिल कर सकते हैं।
बालक में अपराधी प्रवृत्ति होगी तो उसका भी कारण बन सकता है, पर यहाँ पर केवल परिवार का वातावरण दिया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन चुनेंगे ए। फिर आते हैं 11वां क्वेश्चन। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए अपने पहनावे पर, अनुशासन पर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर, पाठ्यक्रम पर। तो आपका जो 11वें में करेक्ट आंसर है वह है सी। तो व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं समस्याओं पर बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर। तो सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अब आते हैं 12वें क्वेश्चन पर। 12वां है समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। ए विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना। बी है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना। सी है विशेष व सामान्य बच्चों को एक साथ पढ़ने की सुविधा देना। उपरोक्त तो सभी कथन सही होंगे। तो समायोजन शिक्षा का जो मुख्य कार्य है, समायोजन शिक्षा का जो मुख्य कार्य है वह विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, यह भी होगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना भी होगा, और विशेष व सामान्य बच्चों को एक साथ पढ़ने की सुविधा देना। बच्चों को यहाँ पर एक लिख लीजिएगा, एक साथ, जिसे समावेशी शिक्षा में शामिल करते हैं समायोजन। और इसमें जो तो तीनों आंसर आपका सही है, ए बी सी। तो इस प्रकार से आपका इसमें डी करेक्ट आंसर होगा। तो समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है सभी विद्यालय में आएँ, एक साथ पढ़ाएं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में शामिल किया जाए। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। मानव व्यवहार का अध्ययन, मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, संचार माध्यमों का अध्ययन। तो आपका जो इसमें सही आंसर है वह है डी, संचार माध्यमों का अध्ययन। तो आपका डी द करेक्ट आंसर है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, संचार माध्यमों का अध्ययन से नहीं है। सीखने का तरीका का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, मानव व्यवहार का अध्ययन, यह सभी शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित हैं। और फिर आते हैं 14वें क्वेश्चन पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है। एक है ए है विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है। बी है विकास क्रमबद्ध होता है। सी है विकास निरंतर होता है। डी है विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो 14वें में आपका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, विकास मशीनी प्रक्रिया है। फिर आते हैं इसमें आपका डी करेक्ट आंसर होगा, विकास मशीनी प्रक्रिया है। अब आते हैं 15वें क्वेश्चन पर। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो 15वें में आपका जो सही आंसर है वह है किशोरावस्था। तो बाल विकास की सबसे कठिन और जटिल अवस्था है किशोरावस्था। तो आपका इसमें बी द करेक्ट आंसर, किशोरावस्था सबसे कठिन है। 18 से 21 वर्ष किशोरावस्था का समय होता है। तो आपका जो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की सबसे कठिन और जटिल अवस्था जो होती है वह होता है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था होता है सबसे
कठिन एवं सबसे जटिल समय। और आपको हम अगर अन्य समय बताएं तो शैशव अवस्था का समय होता है जन्म से 2 सप्ताह तक। तो शैशव अवस्था का समय है हार्लाक के अनुसार 2 से जन्म से 2 सप्ताह तक। तो जन्म से 2 सप्ताह तक होता है किशोर अवस्था का समय, 2 सप्ताह। और अगर हम दूसरे के अनुसार देखें, जैसे एक मनोवैज्ञानिक हैं राश, अगर राश के अनुसार देखें तो शैशव अवस्था का समय है 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक। तो राश के अनुसार है 1 से 3 वर्ष तक। और हम अगर बाल्यावस्था का समय देखें तो बाल्यावस्था का समय हम शामिल कर सकते हैं 3 से लेकर के 12 वर्ष तक। वैसे हमें इसे 2 भागों में बांट दिया, उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था है 3 से 6 वर्ष तक और 6 से 12 वर्ष तक है उत्तर बाल्यावस्था। फिर भी हम बाल्यावस्था को 3 से 12 तक, किशोरावस्था को 1 से 3 तक बांटते हैं रॉस के अनुसार। तो मनोवैज्ञानिक राश के अनुसार 1 से 3 तक है शैशवावस्था और किशोरावस्था है 18 से 21 तक। और ये है बाल्यावस्था 3 से लेकर के 12 तक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, यह सभी। तो बिहार टेट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है कि वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है यह सभी, पर्यावरण भी है, स्वास्थ्य भी है, आहार भी है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो बिहार टेट 2011 में पूछा गया था। अब आते हैं 17वां क्वेश्चन। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। तो भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। 17वां क्वेश्चन है भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। ए है पूर्व प्राथमिक कक्षा से, और बी है यहाँ पर बी है घर को, और इसमें यहाँ पर ये सी है प्ले वे विद्यालय को, और डी है ये सभी। तो आपका इसमें जो सही आंसर है वह है ए पूर्व प्राथमिक कक्षा से। तो भाषा शिक्षण की जो प्रथम कक्षा माना जाता है वह है पूर्व प्राथमिक कक्षा से। 18वां क्वेश्चन है शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए कभी कभी, कभी नहीं, नियमित, जब छात्र कहे। तो कभी कभी, कभी नहीं, नियमित, जब छात्र कहे। तो शिक्षक को गृह कार्य की जांच नियमित करनी चाहिए, सदैव करते रहने चाहिए। शिक्षक को सदैव गृह कार्य की जांच करते रहना चाहिए, नियमित करते रहना चाहिए। आते हैं 19वां क्वेश्चन। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है डांट डपट कर, दोषारोपण द्वारा और अनुबंधन द्वारा, और ये सभी। तो बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है अनुबंधन द्वारा। तो अनुबंधन द्वारा सुधारा जा सकता है बुरी आदतों को। विश्वा है माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है पर्यावरण, जीन, होम्योस्टैटिस और आनुवंशिकता। तो आपका जो इसमें विश्व में सही आंसर है वह है सी आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता जो है माता पिता से वंशजों में आता रहता है। तो आपका इसमें सी है आनुवंशिकता सही आंसर है। आते हैं 21वां क्वेश्चन। निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास में 4 चरणों संवेदी, चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है। एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, फ्रायड का मानसिक यौन विकास सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत,
कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। तो आपका इसमें जो 21वें में करेक्ट आंसर है, 21वें में आपका करेक्ट आंसर है ए, 21वें में आपका करेक्ट आंसर है सी। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, तो आपका सी इसमें सही है। तो निम्न सिद्धांतों में से बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन, औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। 22वां क्वेश्चन है एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम, इंटीग्रेटेड स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? छात्र का अभिप्रेरण विकास, और बी है सहकर्मी संचार का विकास, सी है छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण, डी है खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास। तो 22वें में आपका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास। तो खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास होगा आपका सही आंसर। 23वां क्वेश्चन है बुद्धि का कौन सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि स्मॉल एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? नियम प्रतिकूल सिद्धांत, गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, वार्नोन का पदानुक्रम सिद्धांत। तो आपका इसमें जो सही आंसर है 23वें में आपका सही आंसर है सी, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत कैपिटल स्मॉल जी बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि यश स्मॉल यश को चिन्हित करता है। और 24वां है प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया का अंतर्निहित है। तो शारीरिक क्रिया का अंतर्निहित है अनुकूलन, प्रेरक पेशी विकास प्रेरक पेशी विकास, और सी है समस्या विकास सिद्धांत, डी है विचारात्मक प्रक्रिया। तो आया है क्वेश्चन पीटेट 2011 में पूछा गया है। अब देखते हैं इसमें 24वें में आपका जो सही आंसर है वह है डी मतलब विचारात्मक प्रक्रिया, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया में अंतर्निहित है। विचारात्मक प्रक्रिया अंतर्निहित है। सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? अधिगमकर्ता, आंतरिक व्यवस्था, प्रेरक स्टिमुलस और शिक्षक। तो सीखने की परिघटना में जो आवश्यक घटक नहीं है वह है शिक्षक। तो सीखने की परिघटना में कौन आवश्यक नहीं है? शिक्षक आवश्यक नहीं है। तो आपका 25वें में डी आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? तो विकास किया जा सकता है यह शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंटेस्टिंग और वाद अनुसंधान अनुबंधन, ऑपरेट अनुबंधन, सामाजिक अनुबंधन। तो आपका 26वें में जो करेक्ट आंसर है वह है सी है 26वें में करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम नेक्स्ट 27वें पर। 27वां है शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के लिए ये अतिरिक्त ये में भी सहायता करती हैं दुश्चिंता और सामाजिकरण, मूल्य द्वंद्व और आक्रामकता। सीटेट 2012 में पूछा गया है। 27वें में आपका जो सही आंसर है वह है डी, आक्रामकता सहायता करता है। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षकों को सलाह दी जाता है कि वह सुगम बनाने के लिए शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए आक्रामकता का व्यवहार करें जो यह सहायता करती है। अब आते हैं 28वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक नहीं है?
तो निम्नलिखित में कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक नहीं है? आँखों का रंग, बी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के सामूहिक के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न। तो 28वें में आपका जो सही आंसर है वह है डी, चिंतन पैटर्न जो है आनुवंशिकता संबंधी कारक नहीं है। 29वां है शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे की ओर संकेत करते हैं। किसकी ओर संकेत करते हैं? योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश। बी है विभिन्न प्रकार के पाठ्यचर्या चर्चा की आवश्यकता, उनके ज्ञान की सीमा, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। तो आपका जो इसमें सही आंसर है, आपका 29वें में आपका जो सही आंसर है वह है ए, योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश। तो शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करने के लिए होना चाहिए कि वह योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश दे बच्चों में। सीटेट 2013 में क्वेश्चन 2012 में आया है, सीटेट 2012 में। 30वां है सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। वैयक्तिक विभिन्नता को, व्यक्तिक विभिन्नता को, निरंतरता को, अंतः संबंध को, समान से विशिष्ट की ओर को। तो आपका जो इसमें सही आंसर है वह है डी है, समान से विशिष्ट की ओर दर्शाती है। अब आते हैं 31वें में, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। पौष्टिक की गुणवत्ता और शिक्षा की गुणवत्ता, संस्कृति, शारीरिक गठन। तो आपका 31वें में जो सही आंसर है वह ए, पौष्टिक की गुणवत्ता को वातावरणीय कारक विकास के आकार देते हैं। अब आते हैं 32वां क्वेश्चन, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक संवेदनशीलता। सीटेट 2012 में पूछा गया है और आपका जो इसमें सही आंसर जो है वह है सी, लैंगिक पूर्वाग्रह से। तो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 33वां क्वेश्चन। 33वां है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु को प्रदर्शित करता है? बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण और टी है पूर्व संक्रियात्मक चरण। सीटेट 2012 में पूछा गया है। अब इसमें जो सही आंसर है वह है डी, पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो पूर्व संक्रियात्मक चरण पर बच्चा संज्ञानात्मक विकास को प्रदर्शित करता है। 34वां है विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? तो विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम या सभी? तो आपका इसमें जो सही आंसर है वह है डी, यह सभी शामिल हैं। तो विकास के परिप्रेक्ष्य के समय होने वाले परिवर्तनों में रूप भी शामिल होगा, फॉर्म भी शामिल, रेट, अनुक्रम, सीक्वेंस। यह से 34वें में आपका जो सही आंसर है वह है डी। 35वां है वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, अभिनव, इनोवेशन, बुद्धि, क्षमता, इंटेलिजेंस और अभिनव। यहाँ यह बी है दूसरी बार, नव विचार, न्यू आइडिया। तो रचनात्मकता, अभिनव, बुद्धिमत्ता,
बुद्धि क्षमता, बुद्धिमता, सी है बुद्धिमता। तो आपका इसमें जो सही आंसर है वह है ए क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। तो विचारात्मक प्रक्रिया इसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। क्या कही जाती है? रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। 36वां है रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण का उदाहरण है। असामूहिक बुद्धि लब्धांक, व्यक्तित्व, मौखिक बुद्धि लब्धांक और संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। तो 36वें में आपका जो सही आंसर है वह है डी। तो जो संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक जो इनकी रेवन की प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण है वह है संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक की परीक्षण। 37वां है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? शिक्षार्थियों का ज्ञान पाठ्य योजना में शामिल नहीं है। योजना की दृढ़ता, उद्देश्यों की स्पष्टता और शिक्षण का ज्ञान। तो सीटेट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका जो इसमें सही आंसर होगा वह होगा आपका इसमें जो सही आंसर है वह है ए। तो शिक्षार्थियों का ज्ञान सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं होगा। तो लेसन प्लान में शिक्षार्थियों का ज्ञान शामिल नहीं होगा। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया। इस खबर को ... आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। मनोसामाजिक सिद्धांत, साइकोलॉजिकल थ्योरी, पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत और सी है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और डी है पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा वह होगा डी पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो सीटेट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस खबर को सुनकर अच्छी तरह समझा जा सकता है कि पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत इसमें पालन हो रहा है। 39वां है बुद्धि लब्धांक IQ के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को ... है और उनके शैक्षणिक निष्पादन परफॉर्मेंस को ... है। घटाता है, ए है बढ़ाता है, फिर घटाता है प्रभावित नहीं करता है, बढ़ाता है। तो सीटेट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 39वें में आपका जो सही आंसर है वह है बी। तो बढ़ाता है फिर घटाता है। तो आपको देख लेते हैं। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को बढ़ाता है। तो पहले में होगा बढ़ाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को घटाता है। यहाँ पर हम एक पेन यूज करेंगे तब अच्छे से लिखवाएगा। अब देखते हैं 40वां है जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। पब्लिक विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय, सामान्य विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय। सीटेट 2012 का क्वेश्चन है कि जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं पब्लिक विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय, सामान्य विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वह है डी। प्रगतिशील विद्यालय लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। प्रगतिशील विद्यालय लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिगत और विनिमय, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। इसमें बी और ए सही होगा, बी और डी होगा, ए और डी होगा, ए और सी होगा। तो कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही।
हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।